स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इस सब्जेक्ट में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। यहाँ पर ये जो नंबरिंग दी गई है ये गलत है, यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है, पर ये एक्चुअल में थर्ड चैप्टर है, नंबरिंग गलत है। थर्ड चैप्टर सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। ड्रग लिस्ट प्रिपेयर करना। कुछ ड्रग लिस्ट बनाई गई है, कुछ कैटेगरी बनाई गई है जिसमें ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है। तो उन लिस्ट्स के बारे में, उन कैटेगरीज के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रग्स की लिस्ट बनाई गई है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनकी अलग लिस्ट बनाई है और उनको इमरजेंसी ड्रग की लिस्ट में ऐड किया गया है। जो हाई रिस्क की ड्रग्स होते हैं उनके लिए एक अलग लिस्ट बनाई गई है। जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाई गई है और उनको एक अलग कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग ड्रग की लिस्ट प्रिपेयर की गई है। तो वही यहाँ पर हम देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट में हमें इन्हीं कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी कैटेगरीज दी गई है वो देख लेते हैं। तो हाई रिस्क ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल H1 ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, NDPS ड्रग मतलब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इनमें कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और रिजर्व एंटीबायोटिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी कैटेगरीज है ड्रग्स की। यहाँ पर हमें ड्रग की लिस्ट मिलती है। ड्रग इन कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में उनके कंडीशन के हिसाब से इंक्लूड किए गए हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेस। तो ड्रग खरीदने के क्या तरीके हैं, क्या प्रोसीजर है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। जिसमें हम सबसे पहले ड्रग सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म, टेंडर और ई टेंडर प्रोसेस क्या होते हैं, कोटेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ड्रग परचेस करते टाइम शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म, टेंडर प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में समझेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स। इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स में हम ये देखेंगे कि जो हमारा स्टॉक है उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ टेक्निक्स दी गई है, उन्हीं टेक्निक्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरी टेक्निक है रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल, और तीसरी टेक्निक है इन्वेंटरी टर्नओवर। इन इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर। सेंट्रल ड्रग स्टोर के जो इन्वेंटरी है उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, सबसे पहले स्टोरेज कंडीशंस देखेंगे ड्रग्स की, उसके बाद मेथड ऑफ स्टोरेज, हम ड्रग्स को किस तरीके से स्टोर करेंगे उसकी मेथड्स देखेंगे, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे, मेंटेनिंग कोल्ड चेन, कोल्ड चेन क्या होती है और उसको हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। डिवाइसेस यूज फॉर कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में भी समझेंगे, जिनमें हम रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ILR मतलब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और वॉक इन कोल्ड रूम, इस डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम इन कोल्ड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देन फेफो और फीफो मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक तरीके की इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक है। तो फेफो और फीफो इनका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा जाता है, तो इसके बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट है एक्सपायरी ड्रग्स रिमूवल एंड देयर डिस्पोजल मेथड, एग्जाम्पल नारकोटिक्स। तो जो एक्सपायर्ड ड्रग्स होते हैं, हमारे शॉप में, हमारे फार्मेसी में ड्रग्स है जो कि एक्सपायर है,
तो उसको हम किस तरीके से रिमूव करेंगे और किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, उसकी मेथड क्या होती है, डिस्पोजल की मेथड्स क्या होती है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्पेशली नार्कोटिक्स एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल जैसे कि नार्कोटिक ड्रग हो गए, तो उनको हम किस तरीके से रिमूव करेंगे, किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम परचेस और इन्वेंटरी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। परचेस करते टाइम और इन्वेंटरी मैनेज करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक है जो कि हमें सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। इससे भी पहले हम सप्लाई चेन और इन्वेंटरी कंट्रोल, ये जो दो टर्म है इनको समझेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो चैप्टर है वो है सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। तो सप्लाई चेन मतलब क्या होता है और इन्वेंटरी कंट्रोल मतलब क्या होता है। सप्लाई चेन, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, किसी चीज़ का सप्लाई हो रहा है। अब हम हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसका सप्लाई होगा, ड्रग्स का। तो सप्लाई चेन ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स की जो सप्लाई चेन होती है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ड्रग है वो पहले उसकी रिसर्च की जा रही है, उसको डेवलप किया जा रहा है, डेवलप करने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जा रहा है, मैन्युफैक्चर होके वो उसको पैक कर रहे हैं, पैकिंग करके फिर होलसेलर के पास उसको भेज रहे हैं, होलसेलर के पास से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो फार्मेसी में आ रहा है, फार्मेसी से वो पेशेंट के पास जा रहा है। कौन, ड्रग। हमारे जो मेडिसिन है वो पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके बाद वो होलसेलर के पास जा रहा है, वही ड्रग जा रहा है किसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो फार्मेसी के पास ले जाता है, फार्मेसी वाले फिर पेशेंट को देते हैं। तो ये जो चेन होती है इसी को हम सप्लाई चेन बोलते हैं। तो ये हो गई सप्लाई चेन। देन इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल मतलब क्या होता है, जो हमारे स्टॉक है, जो हमारे मेडिसिन होते हैं, हमारे फार्मेसी में जो भी हमारा सामान होता है, हमारा स्टॉक होता है, उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, ये हम इन्वेंटरी कंट्रोल में पढ़ते हैं। इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्वेंटरी कंट्रोल क्यों ज़रूरी होता है, जैसे हमारे फार्मेसी में हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक बुला लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन बुला लिए जो कि हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, मतलब उतने हमारे बिकते भी नहीं है, फिर भी हमने बहुत ज़्यादा मेडिसिन बुला लिए, तो वो मेडिसिन जो है वो बिकने से पहले ही एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर होने के बाद उनको हम बेच तो नहीं सकते, उनका सेल नहीं कर सकते, और वो फिर हमें डिस्पोज करने पड़ते हैं। उतना हमारा वेस्टेज होता है, हमारे मेडिसिन का वेस्टेज होता है। हमने उतने पैसे खर्च करके उतने मेडिसिन लिए और वो सारी वेस्ट जा रही है, खराब हो रही है, तो हमारा उतना नुकसान तो होगा ही। तो ये एक कंडीशन हो गई। देन अगर हमने इन्वेंटरी जो है वो बहुत कम बुला ली, रिक्वायर अमाउंट से बहुत कम हमने इन्वेंटरी हमारे फार्मेसी में बुला ली, तो वो इन्वेंटरी जो है वो हमारे जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। जल्दी ही ख़त्म हो गई, उसके बाद पेशेंट आएंगे वही मेडिसिन लेने के लिए, तो हमारे पास वो स्टॉक ही नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से मेडिसिन देंगे पेशेंट को। तो इस तरीके से ये भी एक नुकसान होता है। तो इस तरीके की सिचुएशन ना आए, हमारी जो मेडिसिन है वो ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और हमारा नुकसान भी ज़्यादा ना हो, इन्वेंटरी कम भी ना पड़े, मतलब स्टॉक आउट जैसी सिचुएशन ना आए हमारे ऊपर। इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन्वेंटरी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो इन्वेंटरी टेक्निक्स इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सप्लाई चेन और इन्वेंटरी कंट्रोल की डेफिनेशन देखेंगे। तो सप्लाई चेन, द नेटवर्क ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, हमारी जो मेडिसिन है या फिर ड्रग है वो। तो नेटवर्क ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, जो लोग हैं उनका एक नेटवर्क हो गया, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया, उसके बाद होलसेलर हो गया, या फिर कोई ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनका नेटवर्क हो गया, या फिर रिसोर्सेज या फिर एक्टिविटीज या फिर टेक्नोलॉजीज, उनका नेटवर्क हो गया, जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्रिएशन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हमारा ड्रग। तो जो भी टेक्नोलॉजीज हो गई, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो भी इंडिविजुअल्स का नेटवर्क हो गया, जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे ड्रग के क्रिएशन में और
सेल में। इसी को हम बोलते हैं सप्लाई चेन, इसी नेटवर्क को हम सप्लाई चेन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई सप्लाई चेन की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक टू इंश्योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एंड अदर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल व्हाइल मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड कॉस्ट। तो एक प्रैक्टिस, किस चीज की प्रैक्टिस? मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक को मैनेज करने की और ट्रैक करने की एक प्रैक्टिस। टू इंश्योर, किस लिए ये प्रैक्टिस की जाती है? टू इंश्योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस एंड अदर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। तो हमारे फार्मेसी में जो भी मेडिकेशन है या फिर अदर प्रोडक्ट्स है वो एक प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है कि नहीं है, ये इंश्योर करने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है स्टॉक को मैनेज और ट्रैक करने की, इसी प्रैक्टिस को हम इन्वेंटरी कंट्रोल बोलते हैं। व्हाइल मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड कॉस्ट, साथ में यहाँ पर जो वेस्ट है, मेडिसिन का वेस्ट है, साथ में उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम से कम रहे, तो इसी चीज को हम बोलते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल। तो इस तरीके से ये इन्वेंटरी कंट्रोल और सप्लाई चेन की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। तो ड्रग लिस्ट कुछ बनाई गई है, कुछ कैटेगरी में ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। द लिस्ट ऑफ ड्रग गाइड्स टू डिटेक्ट मेडिकेशन दैट रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एरर्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? द लिस्ट ऑफ ड्रग गाइड्स, जो लिस्ट होती है ड्रग्स की वो क्या करती है? गाइड करती है, किस चीज के लिए? टू डिटेक्ट मेडिकेशन दैट रिक्वायर स्पेशल प्रिकॉशंस, ऐसे मेडिकेशंस को डिटेक्ट करने के लिए गाइड करती है। जो ड्रग लिस्ट है वो ऐसे मेडिसिन को डिटेक्ट करने के लिए गाइड करती है जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट की स्पेशल प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। ऐसे मेडिसिन को डिटेक्ट करने के लिए ये जो ड्रग लिस्ट है ये गाइड करती है। ये क्यों गाइड करती है? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरर्स, एरर्स का रिस्क कम करने के लिए ये जो ड्रग लिस्ट है जिनके ऊपर स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ऐसे मेडिसिन को डिटेक्ट करने के लिए ये लिस्ट जो है ये गाइड करती है, इसलिए ये लिस्ट बनाई गई है। इसमें हमें 5 कैटेगरीज दी गई है। कौन कौन से 5 कैटेगरीज दी गई है? हाई रिस्क ड्रग्स हो गई, इमरजेंसी ड्रग्स हो गया, शेड्यूल H1 ड्रग्स हो गया, एनडीपीएस ड्रग मतलब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, और रिजर्व एंटीबायोटिक्स। तो इस तरीके से 5 कैटेगरीज बनाई गई है। इनमें ड्रग की लिस्ट है, जो भी इन कैटेगरीज में इंक्लूड होते हैं उन ड्रग की लिस्ट इनमें दी गई है। 1 बाय 1 सारे ड्रग्स के बारे में देखेंगे, सारे कैटेगरीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हाई रिस्क ड्रग्स के बारे में। तो हाई रिस्क ड्रग्स आर ड्रग्स विच कॉज हार्म टू पेशेंट व्हेन दे यूज इनएप्रोप्रिएटली। तो हाई रिस्क ड्रग्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि अगर पेशेंट ने इनएप्रोप्रिएटली सही तरीके से यूज नहीं किए तो उस कंडीशन में उसको उन मेडिसिन से हार्म हो सकता है। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं हाई रिस्क ड्रग्स। लिस्ट ऑफ हाई रिस्क मेडिकेशन, यहाँ पर हमें लिस्ट दी गई है हाई रिस्क मेडिकेशन की। उसमें सबसे पहला है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं इपिनेफ्रिन हो गया, फिनिल इपिनेफ्रिन हो गया। देन नेक्स्ट है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, सेकेंड कैटेगरी हो गई, जिसमें एग्जाम्पल है प्रोप्रानालॉल, मेटाप्रोलॉल। देन थर्ड है एनेस्थेटिक एजेंट, जिसमें प्रोफोफोल हो गया, केटामाइन हो गया। एंटी अरिथमिक ड्रग्स में लीडोकेन, एमियोडारोन हो गया। एंटी थ्रोम्बोटिक जिसमें अल्टिप्लेज हो गया। इंसुलिन, सेडेटिव एजेंट्स, ओपोइड्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। तो इस तरीके से ये कुछ लिस्ट हो गई ड्रग्स की जो कि हाई रिस्क ड्रग्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। अब इमरजेंसी ड्रग्स मतलब क्या होता है? इमरजेंसी ड्रग्स आर दोज मेडिकेशन विच मे बी रिक्वायर्ड टू मीट द इंस्टेंट थेराप्टिक नीड ऑफ पेशेंट। तो इमरजेंसी ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं। कब रिक्वायर होते हैं? किस लिए रिक्वायर होते हैं? टू मीट इंस्टेंट थेराप्टिक नीड ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो इंस्टेंट थेराप्टिक नीड होती है
उससे मिलने के लिए जो ड्रग्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हीं को हम इमरजेंसी ड्रग्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे किसी को अस्थमा अटैक आया है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन ये क्या हो गया, ये एक तरीके का इमरजेंसी ड्रग हो गया। देन अगर किसी को एंजाइनल पेन हो रहा है, मतलब चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो वो हमारी इमरजेंसी ड्रग हो गई। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो आती है इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट में। तो इस तरीके से ये जो ड्रग्स होते हैं जो कि पेशेंट की इंस्टेंट थेराप्यूटिक नीड्स से मिलते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम इमरजेंसी ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट एनी इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एडेनोसिन हो गया, जो कि एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया के ट्रीटमेंट में ये ड्रग काम में आता है, ये इमरजेंसी ड्रग है। देन नेक्स्ट है इपिनेफ्रिन, जो कि अस्थमा की कंडीशन में काम में आता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एंजाइनल पेन में काम आता है। लोराजेपम, जो कि सीजर्स में काम आता है। वेक्यूरोनियम, जो कि पैरालिसिस की कंडीशन में काम में आता है। एस्पिरिन, जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन में काम में आता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स हो गए, इस तरीके से ये इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे शेड्यूल H1 ड्रग्स के बारे में। अब शेड्यूल H1 ड्रग्स मतलब क्या होता है वो समझेंगे। Those medications, including certain antibiotics, anti-TB drugs, and psychotropic substances that require prescription from a registered medical practitioner for sale. तो ऐसे मेडिकेशंस जैसे कि जिसमें कौन कौन से मेडिकेशन इंक्लूड होते हैं, एंटीबायोटिक्स हो गए या फिर एंटी टीबी ड्रग्स, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज किए जाने वाले ड्रग्स, या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो गए जिनको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है डॉक्टर के, किसके, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है सेल करने के लिए। ऐसे मेडिसिन जिनको बेचने के लिए, जिनका सेल करने के लिए हमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, ऐसे ड्रग्स को हम शेड्यूल H1 ड्रग्स की लिस्ट में ऐड करते हैं। तो शेड्यूल H1 ड्रग की लिस्ट यहाँ पर हमें दी गई है, जिसमें सबसे पहला ड्रग है अल्प्राजोलम, बैलोफ्लुओक्सासिन, सेफिक्सिम, कोडेन, साइक्लोसेरिन। देन नेक्स्ट है डायazepam, इथियोनामाइड, आइसोनियाजेट, नाइट्राजेपम, जोल्पिडेम, ट्रामाडोल। तो इस तरीके से ये शेड्यूल H1 ड्रग्स हो गए, शेड्यूल H1 ड्रग की लिस्ट हो गई, जो कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन हम वो ड्रग सेल नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हम देखेंगे NDPS ड्रग के बारे में। NDPS ड्रग मतलब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखेंगे कि क्यों इनके ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो नार्कोटिक नॉट ओनली डिमिनिश द परसेप्शन ऑफ पेन सिग्नलिंग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम but also produce revolving in euphoric effect, making them target for abuse and are highly addictive। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, नार्कोटिक्स जो होते हैं, जो नार्कोटिक ड्रग होते हैं, वो सिर्फ नॉट ओनली डिमिनिश द परसेप्शन ऑफ पेन सिग्नलिंग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो नार्कोटिक्स होते हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पेन के सिग्नल्स होते हैं उनको कम करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं। ये एक इनका काम हो गया। तो यही इनका काम नहीं है, ये साथ में क्या करते हैं, बट ऑल्सो प्रोड्यूस रिवॉल्विंग इन यूफोरिक इफेक्ट। ये यूफोरिक इफेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब यूफोरिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी होनी, बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करना, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर फ्रेश इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत घूमते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, हमें फ्रेश फील होता है, एक्टिव फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है। ऐसे इफेक्ट ये नार्कोटिक ड्रग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे नार्कोटिक्स ये एक तरीके का ड्रग है, तो कोई चीज़ हो गई, हमारी पसंद की कोई चीज़ है, वो खाने से हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, तो वही चीज़ खाने का बार बार मन करता है क्योंकि वो खा के हमें अच्छा लगता है। उसी तरीके से नार्कोटिक ड्रग्स का भी है। नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं वो यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार खाने का मन करता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो
एडिक्ट हो जाता है, उसको एडिक्शन हो जाता है नार्कोटिक ड्रग्स का। तो नार्कोटिक ड्रग्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ पेन सिग्नलिंग को रिड्यूस नहीं करते, वो यूफोरिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मेकिंग देम टारगेट फॉर एब्यूज एंड आर हाईली एडिक्टिव। इसीलिए जो पर्सन है जो कि नार्कोटिक ड्रग्स लेते हैं उनको एब्यूज हो जाता है और वो हाईली एडिक्टिव हो जाते हैं नार्कोटिक ड्रग्स के। इसीलिए इनके ऊपर इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लाया गया है, क्योंकि नार्कोटिक ड्रग्स जो है वो एकदम स्मॉल अमाउंट में लिए जाते हैं, पर इनका ज़्यादा यूज़ करने से ये हमारे बॉडी पर बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एट द हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस एंड एट हाई कंसंट्रेशन प्रूव टू बी टॉक्सिक। तो यहाँ पर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आर चाहिए। तो ये जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आर हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस, ये हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस है और अगर इनको हाई कंसंट्रेशन पे लिया जाए तो ये टॉक्सिक प्रूव हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेंस द ऑपरेशन रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आर प्रोहिबिटेड टू कंट्रोल देयर मिसयूज। तो इसीलिए नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है उनको प्रोहिबिट किया गया है, बंदी लाई गई है उन पर, ताकि हम नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का मिसयूज जो है उसको कंट्रोल कर सके। तो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से रिलेटेड ऑपरेशन मतलब जैसे नार्कोटिक ड्रग्स की खेती हो गई, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, उनका सेल हो गया या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से रिलेटेड, इनके ऊपर बंदी लाई गई है ताकि कोई इनका मिसयूज ना कर सके। तो इस तरीके से ये नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लिस्ट ऑफ सम वाइडली नोन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स की यहाँ पर हम लिस्ट देखेंगे नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की। ओपियम हो गया, हीरोइन, कोडेन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, ट्रामाडोल, मॉर्फिन, मिथाडोन। देन नेक्स्ट है मिथाडोन। देन नेक्स्ट है फेंटेनिल। तो इस तरीके से ये ड्रग्स हो गए जो कि नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्व एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब ये रिजर्व एंटीबायोटिक्स ये कैटेगरी क्या है? तो रिजर्व एंटीबायोटिक्स मतलब अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ये पहले समझ लेते हैं। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन होने के बाद एक नॉर्मल एंटीबायोटिक्स की थेरेपी दी जाती है ताकि इन्फेक्शन कम हो। तो वो जो बैक्टीरिया है वो उन मेडिसिन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, जिसकी वजह से अगर हम वो मेडिसिन ले तब भी वो बैक्टीरिया सरवाइव करेगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो उसने नॉर्मल थेरेपी से रेजिस्टेंस फॉर्म कर लिया, अब सीरियस कंडीशन आ गई, इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, तो हमने क्या किया? हमने मल्टी ड्रग थेरेपी यूज़ की। मल्टी ड्रग थेरेपी मतलब यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ किए। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स मतलब जैसे आइसोनियाजिड है, एंटी टीबी ड्रग्स ले तो जैसे आइसोनियाजिड हो गए, पैराजिनामाइड हो गया, इस तरीके से ड्रग कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लेना शुरू किया। तो ये जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं इनका भी रेजिस्टेंस इस बैक्टीरिया ने फॉर्म कर लिया। तो ये हो गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, मतलब इसने एक से ज़्यादा ड्रग का रेजिस्टेंस फॉर्म कर लिया, उसी को हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है इसका अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने का एक लास्ट ऑप्शन रहता है, वो होता है रिजर्व एंटीबायोटिक्स। रिजर्व एंटीबायोटिक्स की स्पेशल कैटेगरी होती है एंटीबायोटिक्स की, इसमें ऐसे एंटीबायोटिक्स दिए रहते हैं जो कि एक लास्ट ऑप्शन रहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। रिजर्व एंटीबायोटिक्स आइडेंटिफाइड बाय WHO इंक्लूड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिजर्व एंटीबायोटिक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी लिस्ट दी गई है यहाँ पर हमें, जिसमें सबसे पहला है सेफ्टाज़ाइडिम, प्लाज़ोमाइसिन,
मीरोपेनम, पॉलीमाइक्सिन बी, कोलिस्टीन, देन नेक्स्ट है लाइनेजोलिड। तो इस तरीके से ये लिस्ट हो गई ऐसे ड्रग्स की जो कि रिजर्व एंटीबायोटिक्स स्पेशल कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पांचों कैटेगरीज के बारे में देखा और उनमें दी हुई ड्रग लिस्ट के बारे में भी देखा, जिसमें हमने हाई रिस्क ड्रग्स इस कैटेगरी के बारे में पढ़ा, इमरजेंसी ड्रग्स इस कैटेगरी के बारे में पढ़ा, शेड्यूल H1 ड्रग्स, एनडीपीएस ड्रग्स और साथ में रिजर्व एंटीबायोटिक्स इन पांचों कैटेगरीज के बारे में देखा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेस। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि अगर इसमें इंक्लूड किया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ड्रग परचेस करने की प्रोसीजर क्या होती है, किस तरीके से ई टेंडर प्रोसेस मतलब क्या होता है, कोटेशन मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।